नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक बेहद खास शो जहां पर हम निवेश की भाषा को आसान भाषा में आपको समझाते हैं बाजार के दिग्गजों के साथ। और आज बेहद खास मेहमान जो कि बेहद अहम मुद्दे पर आज अपनी बात हमारे सामने रखने वाले हैं, आपको समझाइश देने वाले हैं। नीलेश शाह, कोटक एमसी के एमडी। नीलेश जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। और इस माहौल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ख़ास तौर से जो मैं बात कर रही हूँ वो डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कर रही हूँ, और जिस तरह से एक ख़ास फ़ायदा जो आपको मिलता था डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का, वो था टैक्सेशन का, इंडेक्सेशन का, वो ख़त्म हो गया है। फाइनेंस बिल ने जो है इस अमेंडमेंट को पास भी कर दिया है। अब जो है एक डेफिनेशन जो होती थी डेट म्यूचुअल फंड्स की, वो बदल गई है। मुझे बताएं, आप सबसे पहले इस फैसले को, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? एक सरकार नए टैक्स रिजीम की तरफ जा रही है। हाँ। जहां पे टैक्स के रेट्स कम होंगे और टैक्स कंसेशन भी लगभग नहीं रहेंगे। दूसरा ये भी है कि सरकार चाह रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहां पे सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ही प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स पाए या ना पाए। तो मेरे हिसाब से ये कदम एक सही राह में है एंड हम आशा रखेंगे कि बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी टैक्स बेनिफिट्स का एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, ताकि निवेशक को निवेश करते समय टैक्स बेनिफिट्स ही ड्राइव नहीं करे। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आपके निवेश के जो निर्णय होते हैं वो किसी भी लिहाज से टैक्स बेनिफिट से ड्रिवन नहीं होने चाहिए। हमेशा आपको एक अपने लिए सही रणनीति का चुनाव करना चाहिए, जिसके लिए बहुत मंथन की ज़रूरत है। और वो मंथन एक निवेशक को अपने लेवल पर करनी है, क्योंकि उनकी जोखिम उठाने की क्षमता, उनके आर्थिक लक्ष्य जो हैं वो काफ़ी अहम होने चाहिए, वो अच्छे से प्लान होने चाहिए। लेकिन हम क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड को अब बस समझना ही हमने शुरू किया था नीलेश सर, और ऐसे में इस तरह का एडवांटेज हटा देना कहीं ना कहीं तमाम फिक्स्ड इनकम को लेके आपके जो विकल्प है उनको एक ही पायदान पर, एक ही टेबल पर रख देता है। तो एक तो मुझे समझना है अब इंडस्ट्री के लेवल पर आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि एएमसीज भी काफ़ी ज़ोर शोर से डेट म्यूचुअल फंड्स को पिच कर रही थी। माहौल भी ऐसा है जहाँ पर आपको ब्याज दरों का फ़ायदा भी मिलता है, और ऐसे में निवेशक छोटी अवधि के लिए पैसे पार्क कर रहे हैं। तमाम तरह के फ़ायदे एफडी के मुकाबले जो हैं फ़ायदे यहाँ पर गिनाए जा रहे थे, लेकिन अब वो पूरा ख़त्म हो गया है। इंडस्ट्री की नज़र से इसको कैसे देखें? तो हमारे हिसाब से टैक्स बेनिफिट्स में जरूर कमी हुई है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं हुई है। आज से लेके 31 मार्च तक जब निवेश करेंगे तब भी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगी। 1 अप्रैल से भी अगर आप 3 साल की कम अवधि के लिए निवेश करने वाले हैं तो कोई चेंजेस आपके लिए नहीं है। चेंजेस सिर्फ उसी डेट म्यूचुअल फंड के निवेश के बारे में है जहां पे आप 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए निवेश करने वाले थे। मोर इम्पोर्टेंटली, जो म्यूचुअल फंड्स के दूसरे बेनिफिट हैं, एनी टाइम लिक्विडिटी मिलती है, एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। 500 रुपए का निवेश करके 50 कंपनी में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और तीसरा, आपको एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सहारा मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके लिए उपलब्ध है, इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। निवेश करते समय जैसे आपने बताया, टैक्स बेनिफिट से ज्यादा अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे निवेश करना चाहिए। तो अब एक बात जो आपने अपने जवाब में कही वो ये है कि एज अ प्रोडक्ट अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स को देखें तो इस तरह से ये डिज़ाइंड है कि हर निवेशक के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा कैटेगरीज पर यहाँ पर फोकस करें, क्योंकि निवेशकों में इसको लेकर जागरूकता थोड़ी सी कम है, और जितने भी लोगों को पता है उनको इंडेक्सेशन के फ़ायदे की वजह से ही इसको पता है, क्योंकि ये फ़ायदा चला गया है। लेकिन वो भी आपने कहा कि किन लोगों के लिए नहीं है, किन लोगों के लिए है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस डेट म्यूचुअल फंड की ऑफरिंग की बात करूँ, इसके बुके की बात करूँ, नीलेश जी, इसमें क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है आपके ट्रेडिशनल विकल्पों के मुकाबले? तो एक, डेट म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है। ओके। बैंक कहाँ पे निवेश करता है वो आपको पता नहीं, म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे निवेश करता है
वो आपको हर 15वें दिन पे पता चल जाता है। दूसरी चीज, बैंक डिपॉजिट्स या स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें मार्क टू मार्केट नहीं होता। आपने किसी चीज को 6% पे खरीदा, 6 महीने में ब्याज के दर बढ़ के वहां पे 8% मिलने लगे, तो आप उसे लॉस में काउंट नहीं करते, बिकॉज उसका मार्क टू मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड में उस चीज को मार्क टू मार्केट कर लेते हैं। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स है वो मार्क टू मार्केट होते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट में वैसा नहीं है। अगर ये दो चीजें हम निकाल दे तो जितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसकी बराबरी के प्रोडक्ट डेट म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल है। लोग पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं, उसके सामने ओवरनाइट फंड है। लोगों को पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना है, उसके सामने लिक्विड फंड है, लिक्विड प्लस फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है। लोगों को पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, उसके सामने शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड, पीएसयू डेट फंड, अलग अलग प्रकार के कई फंड्स हैं। किसी को रिकरिंग डिपॉजिट करनी है, उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मोर इम्पोर्टेंटली, जिन किसी को रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए, रियल रिटर्न चाहिए, तो बहुत सारे हाइब्रिड स्कीम्स अवेलेबल है। इसमें रिस्क डेट के सामने थोड़ा जरूर ज्यादा है, बट सामने रियल रिटर्न भी मिलता है। एक कहावत है कि बगैर रिस्क रिटर्न नहीं मिलता। बस कुछ उसी तरह डेट हाइब्रिड स्कीम देखिए, बैलेंस फंड देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड देखिए, तो ये सारे प्रोडक्ट में थोड़े से ज्यादा रिस्क के सामने काफी अच्छा रिटर्न अवेलेबल है। तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स बाजार में हैं, उसके इक्विवेलेंट, उसके आसपास म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल है। हालांकि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में मार्क टू मार्केट की वजह से आपको लगता है रिटर्न बहुत वॉलेटाइल है, बट अगर आप हमारी इंटरमीडिएशन कॉस्ट देखें, वो बाजार में सबसे कम है, और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स में निवेशकों को फायदा रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये इतना इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इस ऐलान के बाद, ख़ासतौर से इसके बाद, इस बदलाव के बाद, क्या आपको लगता है कि बैंक एफडीज़ पर जो है वो ज़ोर, तवज्जो ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोकस में आ जाएंगी ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जहाँ पर निवेश को भी एक एंगल माना जाता है, वहाँ पे निवेश का भी आपको विकल्प दिया जाता है। आपको लगता है कि इनका चलन बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी? बैंक डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल। निवेशक के पोर्टफोलियो में दोनों की जगह है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है, म्यूचुअल फंड निवेश के लिए है। तो ये सारे प्रोडक्ट एक निवेशक के लिए जरूरी है। आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो इंश्योरेंस से ही मिलेगा। आपको एक स्टेबल रिटर्न या सेफ्टी वाला रिटर्न चाहिए तो वो बैंक डिपॉजिट से मिल सकता है। लेकिन अगर आपको रियल रिटर्न चाहिए तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा। अगर आपको कम इंटरमीडिएशन कॉस्ट चाहिए तो म्यूचुअल फंड सबसे आगे रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक निवेशक को, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं बुफे खाने के लिए, तो दाल चावल रोटी सब्जी डेजर्ट सब लेते हैं, वैसे ही बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, कंपनी डिपॉजिट, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब में से आप एक अपने स्वाद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार थाली बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस के पर्सपेक्टिव से नीलेश जी, ये बताएं कि अब अगर इनोवेशन करने का मौका दिया जाए, जो कि मेरे ख्याल से इस अवसर को बहुत सारी एएमसी ऐसा मौका ही देखेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा और इनोवेटिव जो है वो बनाया जाए और कुछ फीचर्स जोड़े जाएं जिससे इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इसकी ओर और आकर्षित हो और सही वजह से आकर्षित हो। वो किस तरह की इनोवेशंस हो सकती हैं? क्या हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पुश किया जा सकता है? ऑब्वियसली ये हर निवेशक को अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आकलन करना होगा, लेकिन अब इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एएमसीज किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, या आपके मुताबिक उनको शायद बढ़ना चाहिए? एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन देना है। बिल्कुल। अगर हम निवेशकों को अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जागरूक कर सके,
तो अपने आप वो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। आपको शायद आश्चर्य होगा कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में डूबो चुके हैं। आपने भी देखा होगा, पहले बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती थी टिकवुड प्लांटेशन की, रियल एस्टेट में निवेश करने की, गोल्ड में निवेश करने की, ईमू में निवेश करने की। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लोग खो चुके हैं इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करके। अगर ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या पॉन्जी स्कीम है उसे बंद करेंगे तो अपने आप वो सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स या अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएगी। सो हमें फाइनेंशियल जागरूकता खड़ी करनी है ताकि लोग इस प्रकार की स्कीम से दूर रहे जहां पे इंसेंटिव के लिए बहुत प्रकार की मिस सेलिंग होती है। दूसरी चीज, हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा करना है। आज अगर आप जीरो कूपन डिवेंचर में निवेश करते हैं, वो लिस्टेड हो, तो 12 महीने की अवधि के बाद वह इंटरेस्ट इनकम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट करता है। जो चीज 39% टैक्स पे लगनी चाहिए वो सिर्फ 10% टैक्स पे लगती है। ये प्रकार के जो लूप होल से अगर वो प्लग किए जाएंगे तो अगेन एक लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज है कि हमें हमारे म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट के बारे में लोगों से बात करनी पड़ेगी। पिछले 20 सालों से हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की लोगों को जागरूकता दे रहे थे, तो आज 13-13,500 करोड़ प्रति माह इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है। हमने शायद उस प्रकार से डेट म्यूचुअल फंड के निवेश के बारे में बात नहीं की, लोगों को उतनी जागरूकता नहीं दिलाई। देर आए दुरुस्त आए, उस चीज के ऊपर बात करने लगेंगे तो मेरे हिसाब से लोगों का निवेश चालू रहेगा। एंड फाइनली, म्यूचुअल फंड आज एक सॉल्यूशन की जगह पे निवेश के रूप में देख रहे हैं लोग। असेट एलोकेटर प्रोडक्ट लॉन्च करके हम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, नई गाड़ी खरीदने के लिए, नया घर खरीदने के लिए। तो हमें कुल मिला के बहुत सारे कदम उठाने होंगे। पहले भी कुछ कदम उठाए थे, आगे और कदम उठाने पड़ेंगे। और सेबी की निगहबानी में हम इन्वेस्टर्स के लिए अगर वैल्यू एड करते रहे तो मेरे हिसाब से ये जो टैक्स डिसएडवांटेज हुआ, टैक्स इंसेंटिव्स जो गए हैं, उसकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। दिलेश जी, सोने की बात करते हैं। यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव जो हमें सोने पर निवेश करने को मिलता था फंड के जरिए, अब वो चला गया पूरी तरह से। पूरा फोकस क्या सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ही प्रमोट करने के ऊपर है? सो अगेन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशक के लिए अच्छा है, बट वहां पे सरकार की बोरोइंग कीमत भी तो बढ़ती है। आप सोने पे निवेश करने के लिए 2, 2.25% जो ब्याज देते हैं, प्लस सोने के दाम में जो अप्रिसिएशन हुआ है, सरकार की बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से सरकार हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा देगी, बिकॉज अगर आप सारी चीजें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू बोरोइंग करेंगे तो फिर ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अब सोने में निवेश को लेकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ही एक विकल्प बचता है, या और भी कोई जरिए हैं जो शायद किफायती भी हो, या किफायत को आपको देखना नहीं चाहिए, सही निवेश विकल्प का चुनाव करना चाहिए? गोल्ड ईटीएफ है, फिजिकल गोल्ड है, और गोल्ड फंड ऑफ फंड है। नाउ टैक्सेशन जरूर बढ़ा है, बट जो लोग गोल्ड फिजिकल मात्रा में खरीदने जाते हैं, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, छोटी क्वांटिटी में, वहां पे इम्पैक्ट कॉस्ट 35 से 40% रहती है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप आए तो आधा 1% रहेगी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने नेबरहुड ज्वेलर के पास विशी चलाती है, 11 महीने के लिए आप कुछ निवेश करिए प्रति माह, और 12वें महीने का इंस्टॉलमेंट वो ज्वेलर भरेगा और आपको एक गहने खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी। कई बार ये ज्वेलर पैसा लेके भाग जाते हैं, उनके वहां पे क्रेडिट रिस्क लेना, उससे अच्छा गोल्ड फंड में या गोल्ड फंड ऑफ फंड में एसआईपी करिए। ज्वेलर से ज्यादा क्रेडिबिलिटी पे आपको निवेश करने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और फिजिकल गोल्ड, ये सारे निवेशक के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसी में सही तरीके से निवेशक कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश को लेकर अब रणनीति सिनेरियो किस तरह से बदलेगा इस पूरे नए टैक्स बदलाव के बाद? क्या सही तरीका है, क्या सही निवेश का विकल्प होगा अब? तो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय फंडों में तो सेबी आरबीआई की जो लिमिट है $7 बिलियन की, वो फिल हो चुकी है। हाँ। तो हम हमारे बहुतेक इंटरनेशनल फंड्स में निवेश के लिए पैसा नहीं ले सक रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर पुराने टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं और नए तो पैसे लेने की गुंजाइश नहीं है, तो टैक्स बेनिफिट्स नहीं होने की कोई दुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो अब अगर चुनाव, हालांकि आप हम सब जानते हैं निवेश पोर्टफोलियो के मुताबिक होना चाहिए, अब अ, निकासी की रणनीति और खासतौर से उन निवेशकों के लिए रणनीति मैं समझना चाहूँगी जो कि शायद रिटायरीज हों, जो पेंशनर्स हो, जो इस बात को समझते थे कि शायद डेट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को पार्क इन करके आप एक रेगुलर इनकम कमाएं। अब किस तरह से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? एसडब्ल्यूपी की अगर मैं बात करूँ तो वो अब कितना अट्रैक्टिव अभी भी बना हुआ है? थोड़ी सी इस पर समझाइश दे दीजिए। सो एसडब्ल्यूपी अभी भी अट्रैक्टिव है, बिल्कुल। लेकिन बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट्स नहीं रहे, तो उसमें टैक्स की इम्प्लीकेशंस थोड़ी बढ़ गई है। मोर इम्पोर्टेंटली, आप डेट फंड की जगह पे हाइब्रिड फंड में भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड स्कीम हुआ, इक्विटी सेविंग स्कीम हुआ, बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ या बैलेंस्ड फंड हुआ। ये 4 प्रकार के फंड आपके पास अवेलेबल है जहां पे आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, देयर इज नो फ्री लंच, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट्स महंगाई के दर से कम रिटर्न देते हैं। ज्यादातर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स महंगाई से ज्यादा रिटर्न देते हैं। बट डेट में वॉलेटिलिटी कम है इसलिए सेफ लगता है, इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए रिस्की लगता है। बट वो रिस्क है इसीलिए रिटर्न है। तो मेरे हिसाब से लोगों में फाइनेंशियल जागरूकता लानी पड़ेगी ताकि वो उस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर पाए, उसका लाभ उठा पाए और रियल रिटर्न के ऊपर फोकस कर पाए, रादर देन कहाँ पे टैक्स बचता है कहाँ पे नहीं बचता। चलिए, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट फिर भी इस माहौल में मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से किसी शख्स को डेट म्यूचुअल फंड में अब पैसे डालने की रणनीति बनानी चाहिए? तमाम टैक्स इंसेंटिव्स और फ़ायदों को दरकिनार करते हुए अगर कोई ये निर्धारित करता है, अपने लिए तय करता है कि हमें जो है डेट म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपना पैसा सुरक्षित रखना है, किस तरह से उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट में ख़ास तौर से अपने पैसे को लगाना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए? हमारे पास तो बहुत बड़ा बुफे अवेलेबल है। आपको 1 दिन का पैसा लगाना है, ओवरनाइट फंड है। 10 दिन का पैसा लगाना है, लिक्विड फंड है। 6 महीना का पैसा लगाना है, मनी मार्केट फंड है। 1 साल का पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है। 3 साल का पैसा लगाना है, गिल्ड फंड है, बॉन्ड फंड है, टारगेट मैच्योरिटी फंड है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसे आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेके अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार निवेश कर सकते हैं। अच्छा, ब्याज दरों के लिहाज से अगर कोई कॉल लेना चाहे तो आप उन्हें क्या रेकमेंड करेंगे? शॉर्ट टू मीडियम, या इस वक्त आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग जा सकते हैं? मेरे हिसाब से ये ड्यूरेशन या लंबी अवधि के फंड्स लेने का समय है। अमेरिका में ब्याज की दरें पीक हो रही है, भारत में भी ब्याज की दरें पीक हो रही है। 2023 में शायद ब्याज की दरें ना कटे या कम कटे, लेकिन 2024 में ब्याज की दरें कटने की बहुत गुंजाइश है। जब ब्याज की दरें नीचे जाती है तो कूपन इनकम के साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो ये समय है, आप लंबी अवधि के फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश करिए। गिल्ड फंड है, बॉन्ड फंड है, डायनामिक बॉन्ड फंड है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है। ये सभी प्रकार के फंड में आप निवेश कर सकते हैं। आपसे जब भी बात होती है तो आप हमेशा भारत की ग्रोथ स्टोरी में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। इस वक्त बाज़ार बहुत अनिश्चितता से गुजर रहा है। हमने देखा फेड ने रेट हाइक की और एक और रेट हाइक का सिग्नल भी दिया है, और क्लियरली महंगाई उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। क्या हमारे पास रूम है एक पॉज का, या हमें भी बढ़ाना ही होगा? तो ये बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न है।
और आरबीआई को बड़ी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। उनके पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। अगर वो रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट की धारणा के अनुसार होगा, इसे एक डिफेंसिव पोस्चर किया जाएगा। अगर वो पॉज करते हैं तो मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव सरप्राइज होगी, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। मेरे हिसाब से रेट एक्शन से ज्यादा आरबीआई क्या कम्युनिकेट करता है उसके ऊपर लोगों का दारोमदार रहेगा। पिछले कई सालों से आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 16-17 महीनों से भारतीय महंगाई अमेरिकन महंगाई से कम रही है। ऐसा हमारे 75 साल के इंडिपेंडेंट इतिहास में पहली बार हुआ है। इसकी सारी क्रेडिट आरबीआई के डेफ्ट मैनेजमेंट को जानी चाहिए। तो वो जो भी करेंगे मार्केट उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बट सबसे ज्यादा फोकस ये रहेगा कि उनकी कमेंटरी क्या है, उन्हें आने वाले समय में मॉनेटरी पॉलिसी, महंगाई और ग्रोथ किस तरह से लगते हैं। आने वाली कुछ तिमाहियों में क्या चिंताएं आपको लगता है कि बाजार को सता सकती हैं? देखिए, एक तो मॉनसून को लेके तो लगातार हम देख रहे हैं कि खबरें बनी हुई हैं कि ये हमें थोड़ा सा मायूस कर सकता है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि पेन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कंसर्निंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो आप कुछ तिमाहियों में प्ले आउट होता हुआ शायद देखेंगे? बहुत सारे फैक्टर्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट करते रहते हैं। ग्लोबली देखें तो रशिया यूक्रेन सिचुएशन, यूएस फेड कब तक ब्याज की दरें बढ़ाएगा, कब काटेगा, ऑयल के दाम क्या रहेंगे, एसवीबी और सीएस का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कहां तक पहुंचेगा, ये सारी चीजें हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करती रहेगी। लोकल क्षेत्र में आरबीआई कितनी ब्याज की दरें बढ़ाएगा, कब तक बढ़ाएगा, कॉर्पोरेट नतीजे कैसे आएंगे, 2024 का जनरल इलेक्शन क्या रिजल्ट देगा, ये फैक्टर्स भी हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करते रहेंगे। एंड ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो आज हम अनुमान नहीं लगा सकते, बट जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। ये वॉलेटिलिटी को आप अपना फायदा कर सकते हैं निवेश करके करेक्शन में। तो मेरे हिसाब से मार्केट का नियम है उतार चढ़ाव करना। हमारे हाथ में मार्केट क्या रिएक्शन देगा किस इवेंट पे वो कंट्रोल में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जब मार्केट सस्ता हो तो हम ज्यादा खरीदे, जब मार्केट महंगा हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। धैर्य न खोए, डिसिप्लिन न खोए और लंबे समय की अवधि के लिए निवेश करते रहे। चलिए, अनुशासित तरीके से और धैर्य रखकर आपको अपनी निवेश रणनीति बनानी है। और जैसा कि चर्चा में शुरुआत में उजागर हो गया, बहुत ज़रूरी है कि किसी भी निवेश विकल्प का चुनाव जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के मुताबिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपने समय निकाला इस बेहद खास पेशकश के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।